नमस्कार साथियों, मैं अभिनय शर्मा। आज गुप्त साम्राज्य, जिसको भारत का इतिहास गोल्डन एरा के तौर पे जानता है, स्वर्ण काल के तौर पे जानता है, उसके संबंध में मैं कुछ वस्तुनिष्ठ यानी कि वैकल्पिक प्रश्नों को लेके आया हूं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई परीक्षाओं उपयोगी होने वाले हैं। उम्मीद है आपको पसंद जरूर आएंगे। तो आइए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रभावती गुप्त की माता थी? प्रभावती गुप्त को आप सभी लोग जानते हो। एक मिनट, इसको थोड़ा थिक कर लूं मैं पेन को। प्रभावती गुप्त अपने ताम्रलेख के लिए जानी जाती, जिसमें इन्होंने अपने गुप्त साम्राज्य के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारियां दी हैं। इनकी माता नागवंश की थी। तो जैसा कि नाम से ही पहले देखिए नागा लगा हुआ है, तो कुबेर नागा इनकी माता कौन थी? कुबेर नागा। सेकंड प्रश्न है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। पहले कुछ कठिन प्रश्न है, फिर आगे सरल प्रश्न है। तो जो स्त्री और शूद्र थे वो प्राकृत भाषा को बोला करते थे। पाली भी नहीं बोलते थे, सौरसनी भी नहीं बोलते थे और अपभ्रंश भी नहीं बोलते थे, बल्कि क्या थे? प्राकृत भाषा को बोला करते थे। फिर आगे बोला गया है, गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी का सिक्का किसने चलवाया? तो गुप्त शासकों में सबसे पहले चांदी का सिक्का चलवाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनसे पहले दो शासक हुए, श्रीगुप्त, जिसको महाराज गुप्त भी कई जगह लिखा हुआ है। श्रीगुप्त हुआ, उसके बाद घटोत्कच हुआ, इसके बाद हुआ चंद्रगुप्त प्रथम। तो इन्होंने सबसे पहले चांदी का सिक्का चलवाया था। चौथा प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कौन से अभिलेख में मिलता है? तो सबसे पहले एरड़ के अभिलेख में मिलता है सती प्रथा का उल्लेख। इससे पहले कहीं पे भी कोई से अभिलेख में गुप्त काल के दौरान नहीं मिलता है। ये थोड़ी विजुअल नहीं है, ये एक पेज थोड़ा गड़बड़ बन गया है, तो इसको हम ऐसे ही पढ़ाएंगे। तो पांचवा, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता? पहले क्या था? नहरों से, नालों से तमाम जो राजा थे व्यवस्था किया करते थे और उससे सिंचाई हुआ करती थी, और सिंचाई से ही कर का जनरेट हुआ करता, सिंचाई से कर लिया जाया करता था। तो उसका नाम था विदक भागम, विदक भागम। ठीक है। छठा प्रश्न है, गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? तो गणित सार संग्रह के लेखक हैं महावीराचार्य जी। सातवां, कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? कायस्थ एक जाति है, जैसे बहुत सारी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय वगैरह वगैरह जो जातियां हैं अपने समाज में, वैसे एक कायस्थ जाति भी है। मैं ये नहीं जानता हूं वो वैश्य लोगों में आ रहे होंगे शायद। तो इनका सबसे पहले उल्लेख किया गया, तो इनका एक उल्लेख थे, मतलब लेखक थे, लिखने वाले थे, उन्होंने किया था। इनका नाम था याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य। इसके बाद किस मूर्त कला में सर्वप्रथम पहले रामायण के से दृश्य प्रकट किए गए हैं? कौन सी मूर्त कला में सबसे पहले भी रामायण से लिए हुए दृश्य हैं? तो इसका सही उत्तर है नैना कुठार। इसको याद कर लेना। लेकिन ना दैमाबाद की मूर्त कला में भी नहीं होगा, एरड़ की मूर्त कला में भी नहीं होगा, खजुराहो की मूर्त कला में भी नहीं होगा। नैना कुठार की जो मूर्ति कला है उसमें सबसे पहले रामायण से संबंधित कुछ दृश्यों को प्रकट किया गया है। नौवां प्रश्न है, निम्न में काचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य? काचगुप्त एक ऐसा शासक है जो मतलब उसकी ऐतिहासिकता संपूर्ण नहीं। कोई कह रहा है किसी का नाम काचगुप्त, कोई कह रहा है किसी का नाम काचगुप्त है, तो ऐसे थोड़ी हम कह सकते हैं उसकी ऐतिहासिकता जो है ना संदिग्ध है। तो इसमें जो ऐतिहासिकता है उसका मुख्य साक्ष्य क्या है? तो इसका है मुद्रा। मुद्रा में एक जगह काच लिखा हुआ मिला। क्या? महाराज काच, काच लिखा हुआ मिला। तो ऐसे अंदाज लोग लगाते हैं कि ये है ना काचगुप्त का साम्राज्य रहा होगा। ऐसे ही 10वां प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम शासक माना जाता है? हर कोई जानता, मैंने पहली बात बता दिया, श्रीगुप्त। सबसे पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त। और सेकंड था घटोत्कच, और तीसरा कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद गुप्त युगीन जो ब्राह्मी लिपि अभिलेख है, 11वें प्रश्न देखिए। 75 प्रश्नों को हम इसमें देखेंगे। कितने? 75 प्रश्नों को। तो अगर टाइम ज्यादा होता तो कम प्रश्नों को भी देखेंगे। तो गुप्त, इसमें क्या बोला था? गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहां पर मिलती हैं? सबसे पहले दुर्जनपुर से ही मिलती हैं। मैंने उत्तरों को ही साथ साथ में, मतलब किताब में ही था, तो मैंने उसमें ऐसा नहीं है इसको कट पेस्ट नहीं किया है, बिल्कुल वैसा ही वैसा रख दिया है। 12 नंबर प्रश्न है, गुप्त संवत 61 जो मतलब गुप्त की एक अलग संवत, जैसे हमारा शक संवत या गुप्त शक लोगों ने चलाई शक संवत, किसी ने चलाई विक्रम संवत, किसी ने चलाई गुप्त संवत। तो गुप्त संवत अलग चलती थी। तो 61 गुप्त संवत 61, यानी कि जब गुप्त संवत शुरू हुई उसके 61 साल बाद जो मथुरा में स्तंभ लेख किससे संबंधित है? ये सबसे पहले किसने लिखवाया? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाया था। चंद्रगुप्त सेकंड जो जिसने 40 साल शासन किया था भारत पर, उसने लिखवाया था। 13 नंबर का प्रश्न ये बोल रहा है, गुप्त शासकों में लिच्छवी दौहित्र किसे कहा गया? लिच्छवी यानी कि जिन्होंने लिच्छवियों से, लिच्छवी साम्राज्य अलग था, उनसे शादी करी थी। सबसे पहले इसकी शादी जो करी थी वो समुद्रगुप्त ने करी थी। ठीक है। लिच्छवी दौहित्र किसने? लिच्छवी दौहित्र कहा गया है समुद्रगुप्त को। 14 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम ने।
15 नंबर है, महाराजा धिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? ये भी चंद्रगुप्त प्रथम है। पहले जो शासक थे वो केवल महाराज की उपाधि धारण किया करते, जैसे महाराज श्रीगुप्त। पहले जो अभिलेख मिलते हैं उसमें लिखा है महाराज श्रीगुप्त या महाराज गुप्तस्य, ऐसे संस्कृत में लिखा हुआ महाराज गुप्तस्य। और ऐसे घटोत्कच के बारे में भी महाराज ही आगे लगा है। तो सबसे पहले महाराजा धिराज जो लगाया वो लगाया चंद्रगुप्त प्रथम ने। ऐसे 16 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जो उल्लिखित है उसमें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति जिसके रचयिता कौन? हर्षेय। हर्षेय इनके प्रमुख राजकवि थे, उन्होंने ही इसके जो है प्रयाग प्रशस्ति को लिखा है। ऐसे 17 नंबर प्रश्न है, इसमें बोला गया है समुद्रगुप्त के समय में कांची का राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त समुद्रगुप्त के समय पर कांची का राजा था। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन सबसे पहले स्मिथ ने कहा, स्मिथ ने, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, डॉक्टर वी स्मिथ पूरा नाम है, लेकिन स्मिथ अगर लिख के आ जाए उसको भी टिक कर देना। समुद्रगुप्त को सबसे पहले भारत का नेपोलियन कहा। क्यों? क्योंकि इस नेपोलियन ने क्या किया था? अगर आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ा होगा तो उसने पूरा का पूरा यूरोप को एक जोड़ने की कोशिश करी थी। जो छोटे छोटे साम्राज्य थे, हजारों की संख्या में छोटे छोटे राजाओं के साम्राज्य थे, उनको जोड़ने की कोशिश करी थी। वैसे ही समुद्रगुप्त ने अपना पराक्रम और विजय का सिलसिला जारी करके कई छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक पूरा साम्राज्य बनाने की कोशिश करी, जो पूरब में बंगाल की खाड़ी से लेकर दक्षिण में गुजरात तक फैला हुआ था, और ऊपर हिमाचल प्रदेश से लेकर हिमालय से लेकर नीचे विंध्याचल तक फैला हुआ था। बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। इसलिए डॉक्टर बी ए स्मिथ ने इंडियन नेपोलियन इसको क्या बोला? भारत का नेपोलियन। ऐसी 19 नंबर प्रश्न को देखिए आप, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण करी हो? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी, इन्होंने ही परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। 20 नंबर का प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभलेख जिसको प्रयाग प्रशस्ति मैंने पहले ही बता दिया हर्षेय ने लिखा है, उसके रचयिता कौन थे? फिर से प्रश्न आया, हर्षेय ही थे, ठीक है, छोड़ दो इसको, डबल प्रश्न हो सकता है कोई। 21 नंबर, गुप्त काल में किसका विदेशी आक्रमण हुआ? तो गुप्त कालों में हूणों ने विदेशी आक्रमण किया। 22 नंबर, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मैंने पहले ही बता दिया है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऐसे ही 23वां प्रश्न है, इनमें से कौन कालिदास की रचना नहीं है? तो कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना वह अभिज्ञान शाकुंतलम है। मेघदूतम, मेघदूत के नाम से जाना जाता है, वो भी इन्हीं की रचना है। कुमार संभव, ये भी इन्हीं की रचना है। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की, यानी कि किसकी? कौटिल्य की, जिसको हम चाणक्य बोलते हैं, उनकी रचना थी। विष्णुगुप्त भी उन्हीं का ही नाम था। 24 नंबर प्रश्न देखिए, गुप्त साम्राज्य का अंत किसके हाथों में हुआ? तो गुप्त साम्राज्य का अंत धीरे धीरे होता गया, कई स्कंदगुप्त वगैरह आए, कुमार गुप्त वगैरह आए, लेकिन लास्ट में कोई शासक, प्रबल शासक नहीं बचा, सारे के सारे निर्बल शासक थे और न योग्य शासक थे वे। इसलिए फिर कौन हुआ? मेहरकुल ने इसका अंत कर दिया। इसके बाद हुइनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये बहुत बाद में, गुप्त काल के बाद में भी भारत में आया था, बहुत टाइम बाद आया। इसके हर्षवर्धन के टाइम पे आया था भारत में। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? प्रयाग प्रशस्ति आप जानते हैं समुद्रगुप्त से संबंधित है। उसी के कवि जो हर्षेय थे, और उनके बहुत बड़े अधिकारी भी थे हर्षेय, जो संधियां किया करते थे, युद्ध किया करते थे, संधि युद्ध विग्रह थे वो, तो वो उन्होंने लिखवाया था। 27 नंबर है, काच नाम किसका अन्य नाम है? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही काच नाम से भी जानते हैं। अगर आप इतिहास को डिटेल में पढ़ेंगे तो कई इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि काच समुद्रगुप्त का जो था बड़ा भाई था। ये गद्दी पे बैठा और कुछ समय बाद समुद्रगुप्त ने उसकी हत्या कर दी और खुद गद्दी पे बैठ गया, ऐसा भी बोलते इतिहासकार। लेकिन आपको क्या करना, काच किसका भाई था? काच समुद्रगुप्त का ही दूसरा नाम था। 28 नंबर ऐसे प्रश्न है, हर्षेय समुद्रगुप्त का कौन सा मंत्री था? इसका था महासंधि विग्रहिक। इसका काम क्या था? महासंधि विग्रहिक क्या किया करता था? संधियां किया करता था। विदेशी जो नीतियां थी इसी के सारी कब्जे में थी, और कोई भी संधि किया करता, कोई भी युद्ध किया करता था तो इसी के आदेश के बाद हुआ करता था। इसके बाद 29 नंबर प्रश्न इसमें बोला है, पराक्रम किसकी उपाधि थी? पराक्रम किसने अपनी उपाधि ली थी? समुद्रगुप्त ने ही पराक्रम अपना उपाधि किया। जैसे किसी ने विक्रमादित्य लिया, किसी ने कुछ लिया, किसी ने शिलादित्य दिया, किसी ने कुछ लिया, ऐसे करके जो समुद्रगुप्त था उसका एक और उपाधि थी जिसका नाम था पराक्रम। ऐसे 30 नंबर प्रश्न आप देखिए, इसमें लिखा विक्रमादित्यों का काल कहा जाता है। विक्रमादित्यों का काल क्या कहा जाता है? गुप्त काल। इन्हीं को विक्रमादित्य भी, क्योंकि विक्रमादित्य आगे चल के एक विक्रमादित्य भी हुआ। 31 नंबर प्रश्न देखिए आप, किस गुप्त शासक ने सीमावर्ती राज्यों के लिए सर्व करदानाज्ञाकरण प्ररा मानमन की नीति अपनाई? ये मतलब थोड़ा कठिन है और
हम कह सकते हैं संस्कृत का शब्द लंबा सा, तो इसको सिर्फ आप थोड़ा हल्का सा नाम नजर में डाल लेना। तो समुद्रगुप्त ने सबसे पहले ये नीति अपनाई थी। 25 नंबर प्रश्न देखिए, समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के चलवाए थे? तो समुद्रगुप्त ने, आपको बता दें, 6 प्रकार के सिक्के चलवाए थे। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? अब ये प्रश्न आपको बहुत कुछ बताएगा। चंद्रगुप्त सेकंड के ये राजकवि थे, लेकिन आप ध्यान रखना चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर बहुत सारे कवि हुए, क्योंकि इसने देखिए समुद्रगुप्त का बाद समुद्रगुप्त ने जो बहुत बड़ा शासन इकट्ठा किया था, पूरा देश ये लगभग जीत लिया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने उसके बाद ये अभियान थोड़ा रोक सा दिया, क्यों, बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था, लेकिन इसे पूरे साम्राज्य पे कब्जा बनाए रखा। और इसके टाइम पे इसीलिए फिर इसने क्या काम किया, बहुत सारा साहित्य पे काम किया। तो कवि कालिदास वगैरह इन्हीं के जो है साम्राज्य था, इन्हीं के राज्यकवि थे। 34 नंबर प्रश्न देखिए आप, फायान किसके समय में भारत आया था? तो फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही भारत आया था, और उसने तब भारत में बहुत सारा भ्रमण किया था। संकिसा वगैरह ये जितने भी बौद्ध स्थल थे वहां पर जाके देखा था। क्यों? क्योंकि ये बौद्ध भिक्षु था, इसने ये बौद्ध धर्म से इसको बहुत लगाव था। तो ये बौद्ध भिक्षु था, अपने आप को बौद्ध भिक्षु बोलता था और धर्म रक्षक भी बताता था। इसके बाद B.A. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा है? पहले मैं बता चुका हूं, समुद्रगुप्त को ही कहा है। फायान की पुस्तक का नाम क्या है? अब सीधी सी बात है, चीनी नाम है, तो फायान को आप याद रखना, फा से शुरू होता है। इसमें देखिए फोक्योकी, इसका नाम है फोक्योकी। ऐसी 37 नंबर प्रश्न है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? तो इसको समुद्रगुप्त को ही लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ये डबल प्रश्न रिपीट हो गया, पहले भी इसकी हमने बात कर ली थी। कविराज के नाम से किसको जाना जाता है? तो कविराज के नाम के से समुद्रगुप्त को ही जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो मुद्राएं हैं उसमें इसको बीड़ा बजाते हुए देखा, तो इसीलिए इसको संगीतज्ञ भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको कविता में बहुत, जिसका हम कह सकते हैं कविता इसे बहुत पसंद थी, तो ये खुद कविताएं भी लिखता था, इसलिए इसको कविराज भी बोला गया है। 39 नंबर प्रश्न आप देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय माता का नाम था दत्त देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय किस शक शासक को हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय किस शक शासक को हराया था? रुद्र सिंह द्वितीय को हराया था। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन महाकवि रहता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास महाकवि रहते थे, हमने पहली बात कर दी। 42 नंबर, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही नवरत्न रहते थे। पहले ही मैंने बोल दिया चंद्रगुप्त किसके लिए जाना जाता है? साहित्य के लिए। इसने साहित्य के लिए बहुत काम किया, साहित्य, विज्ञान, ये सारे जो काम थे, गणित, जितने पढ़ाई लिखाई वाले काम थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे खूब हुआ था। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का शादी किसके साथ किया? इसकी पुत्री थी, जिन्होंने, हमने पहला प्रश्न प्रभावती गुप्त के बारे में ही था, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय की शादी कुबेर नागा से हुई थी, जो नागवंश की थी। तो इनकी बेटी जो प्रभावती गुप्त थी, उनकी शादी किसके साथ की थी? तो इसकी शादी रुद्रसेन द्वितीय के साथ की थी, जो कि गुजरात के, महाराष्ट्र के शासक थे। इसके बाद क्या है, गुप्त काल में महल के रक्षकों का प्रधान कौन होता था? तो महल के रक्षकों का प्रधान हुआ करता था महाप्रतिहार। 45 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में अंतःपुर का रक्षक कौन होता था? तो अंतःपुर का रक्षक कौन होता था? प्रतिहार। इसके बाद गुप्तकालीन प्रधान अधिकारी पुलिस विभाग का कौन होता था? पुलिस विभाग का अधिकारी, सबसे बड़ा पुलिस विभाग का अधिकारी, क्योंकि इनके समय में भी अधिकारी हुआ करते थे। जैसे हमने देखा हर्षसेठ कौन अधिकारी थे? वो संधियों को करने वाले थे, विदेश नीति को चलाने वाले अधिकारी थे। वैसे ही पुलिस का भी कोई बड़ा अधिकारी रहता होगा, ये तो अंदाज लगाया जा सकता है। तो उसको बोला जाता था इसमें दंड पाशक, यानी कि जो दंड, इसको समझ लीजिए, पुलिस क्या काम करती है? अपराध करने पर आपको दंड देती है न्यायालय के आदेश के बाद। वैसे ही उस समय भी पुलिस क्या काम किया करती थी? दंड दिया करती थी, दंड पाशक उनको बोला जाता था। गुप्तकालीन शासन व्यवस्था में व्यवसायियों के प्रधान को क्या कहा जाता था? जो व्यवसाय किया करते थे उनके प्रधान को क्या कहा जाता था? उनको बोला जाता था सार्थवाह। 48 नंबर प्रश्न देखिए, सेना का सर्वोच्च अधिकारी कहा जाता था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी महासेनापति कहा जाता था। ये तो सरल प्रश्न है और आप लगा भी सकते हैं। 49 नंबर प्रश्न देखिए, शांति व्यवस्था का प्रधान कहा जाता था? तो शांति व्यवस्था का प्रधान कहा जाता विनय स्थित स्थापक। तो विनय का मतलब क्या होता है? शांति। जो विनय स्थापित करे वही क्या था? शांति स्थापित किया करता था। तो विनय स्थिति स्थापक को ही शांति व्यवस्था का प्रधान कहा जाता था। विषय परिषद का प्रधान कहा जाता था विषयपति। तो विषय मतलब कुछ आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, तो इसको विषयपति कहा जाता था, सरल है। कर वसूलने वाले विभाग का प्रधान कौन था? तो वो था ध्रुवाधिकरण।
मंदिरों और ब्राह्मणों को, 52 नंबर क्वेश्चन, खत्म होने वाले क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे के सारे। मंदिरों और ब्राह्मणों को दान में देने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसको अग्रहार किया जाता था। अग्रहार, जो हार माने क्या होता है? खेत। खेत को अग्रज मतलब बड़े लोगों को दान में दे दिया, ये सोच लीजिए। तो मंदिरों को और ब्राह्मणों को कुछ भूमि दान में दी जाती थी, उनको अग्रहार कहा जाता था। ऐसे ही 53 नंबर क्या है? घुड़सवारों की सेना का प्रधान किसे कहा जाता था? जो घुड़सवार सेना भी देखिए 3 तरह की सेना होती थी, 3-4 तरीके की, जिसमें पैदल हुआ करते थे, हाथी वाले हुआ करते थे, घुड़सवार हुआ करते थे और कुछ रथ वाले हुआ करते थे। तो वैसे घुड़सवारों की जो सेना थी उसका भी कोई प्रमुख होता था। जैसे अगर हम अपने अभी वर्तमान की बात करें तो थल सेना अध्यक्ष अलग होगा, वायुसेना अध्यक्ष अलग होगा, जल सेना अध्यक्ष अलग होगा। वैसे उस समय जो घुड़सवारों की सेना का अध्यक्ष हुआ करता था उसको हम बोलते थे महापीलपते। 54 नंबर क्वेश्चन, स्थायी किसानों से लिया जाने वाला कर क्या कहा जाता था? इसको उद्रंग कहा जाता था उस समय। 55 नंबर प्रश्न, कृषि भूमि में प्रयोग में आने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? उसको क्षेत्र कहा जाता था। आप ऐसे ही समझ सकते हैं, क्षेत्र को क्या बोलते हैं? फील्ड, और फील्ड को हिंदी में खेत भी कहते हैं। तो क्षेत्र है ना, उसको ही जो कृषि करने वाली भूमि हुआ करती थी उसको क्या कहते थे? क्षेत्र कहते थे। 56 नंबर, अमर सिंह ने अमरकोश में कितने प्रकार की भूमियों को वर्णन किया? अमर सिंह एक बहुत महान लेखक है, अगर इतिहास को उठा देखा जाए तो उन्होंने 12 प्रकार की भूमियों को उल्लेख किया है। भूमिकर संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? जैसे भूमिकर संग्रह क्या था? लोगों के पास भूमि हुआ करती थी, तो जिसके पास जितनी भूमि है उसी हिसाब से उससे कर लिया जाता था। तो भूमिकर संग्रह जो किया करता था, भूमि से टैक्स इकट्ठा किया करता था, उस अधिकारी को हम बोलते हैं ध्रुवाधिकरण। ठीक है। 54, ग्रामों में न्याय का कार्य कौन करता था? ग्राम पंचायत। आज भी देखिए ग्राम पंचायत हमारे समाज में हल्का पूरा न्याय का काम करती हैं। और अब स्थानीय प्रशासन भी तैयार हुआ है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं स्थानीय कोर्ट भी तैयार हुए हैं। उसी प्रकार उस समय भी अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी ग्रामों में न्याय का कार्य करने के लिए। ऐसी गुप्त काल में जिला विषय, देखिए पिछली बार हमने विषय की बात करी थी, मैंने कहा था आगे चर्चा करेंगे। तो विषय उस समय बोला जाता था, विषय एक छोटा सा क्षेत्र हुआ करता था पूरे साम्राज्य का, जिसको हम आज डिस्ट्रिक्ट जानते हैं, जिला के नाम से जानते हैं। तो उसका जो प्रशासक हुआ करता था उसको हम विषयपति क्या बोलते थे? विषयपति। जैसे आज क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी। उस समय विषयपति की पदवी वही हुआ करती थी। सीमांत प्रदेशों का प्रशासक क्या कहलाता था? उसको बोलते थे गोप्ता। गुप्त काल में धर्म संबंधी मामलों का प्रधान क्या कहता? जो भी धर्म से संबंधित मामले उनको कौन किया करता था? स्थापक। सेना का सर्वोच्च सेनापति क्या कहा जाता था? पहले ही मैंने बता दिया, महासेनापति। कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये घुमाकर प्रश्न पूछे गए हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र में चित्रकला की कितनी कलाओं की वर्णन किया गया, की गणना करी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 64। वात्स्यायन एक लेखक हुए हैं, एक राइटर हुए हैं, एक बहुत महान साहित्यकार हुए हैं, लिटरेचरिस्ट हुए हैं। तो उन्होंने क्या है, एक चित्रकला के बारे में कामसूत्र में बहुत कुछ लिखा है। तो उसमें 64 तरीका की चित्रकलाओं का वर्णन किया है। फायन जो कि एक विदेशी यात्री था, उसका अर्थ क्या है? तो फायन का अर्थ है, पहला तो धर्मगुरु है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित था। हर धर्म में कोई ना कोई धर्मगुरु होता है, आप जानते हो। तो बौद्ध धर्म से इसको धर्मगुरु और धर्मरक्षक दोनों ही इसके अर्थ थे। तो इसको ऐसे सी हो गया, ए और बी दोनों। 65 नंबर प्रश्न देखिए, कालिदास की रचना नहीं है। कालिदास की रचना मैंने पहले भी चर्चा किया था। देखिए कुमार संभव उन्हीं की रचना है, मृच्छकटिकम उन्हीं की रचना है, मृच्छकटिकम उनकी रचना नहीं है, रघुवंश उनकी रचना, मेघदूतम उनकी रचना है, मृच्छकटिकम उनकी रचना नहीं है कालिदास की। पंचतंत्र हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, किसकी रचना है? पंचतंत्र विष्णु शर्मा की। उनमें पंचतंत्र की हम हमेशा कहानियां पढ़ते हैं, उनमें एक राजा की बात करी गई है, तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कहानी है। 67 नंबर प्रश्न देखिए, मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? मालविकाग्निमित्र रचना है कालिदास जी की। तो कालिदास की जो जितनी भी रचनाएं आप जरूर याद कर लेना। अगर गुप्त काल को पढ़ते हो तो कालिदास को पढ़ना बहुत जरूरी है। हर्षसेन और कालिदास के बारे में हल्की सी जानकारी जरूर जुटा लेना, क्योंकि ये जो साहित्यकार हुए हैं इन्होंने बहुत कुछ दिया है। आज के साहित्य भी जो हम पढ़ते हैं उनमें भी बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर आप हिंदी पढ़ते होंगे तो कालिदास को जरूर पढ़ लेना। आर्यभट्ट की रचना का क्या नाम है? आर्यभट्ट एक प्रसिद्ध गणितज्ञ हुए हैं, भारत के मैथमेटिशियन हुए हैं। तो उनकी रचना का नाम क्या है? आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट का नाम यहाँ पे जुड़ गया, आर्यभट्टियम है। ठीक है। बासव दत्ता किसकी कृति है? तो बासव दत्ता किसकी कृति है? सुबंधु की। ऐसे ही अब खत्म होने वाले प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है,
भीतरगांव का मंदिर कहाँ स्थित है? ये कानपुर में स्थित है, ये इंपोर्टेंट है। भीतरगांव का मंदिर जो एक ऐतिहासिक मंदिर था उसका बात कर रहे हैं तो कानपुर में स्थित है। ऐसे ही क्या है, जचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, पहले भी हमने इसकी बात कर ली है। तो ये पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। पन्ना एक मध्य प्रदेश में जगह वहां पर स्थित है जहां पर रामायणों के कुछ दृश्य प्रस्तुत किए गए हैं। 72 नंबर प्रश्न यह है, गुप्तकालीन भूमरा का मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो इसका सही उत्तर है शिव को, भगवान शिव को। क्यों? क्योंकि गुप्त थे ब्राह्मण धर्म से। पहले के जो राजा हमने देखे मौर्य वंश में, उसमें अशोक से लेकर सबको ये कौन था? बुद्ध धर्म का अनुयायी था। कुछ जैन धर्म के भी 2 एक हुए और ब्राह्मण धर्म का भी हल्का सा कोई ना कोई अनुयायी हुआ। लेकिन अगर गुप्त साम्राज्य को देखें तो पूरी तरह से वो ब्राह्मण धर्म जो आज हिंदू धर्म बन गया है, बेसिकली सनातन धर्म है, हिंदू धर्म बाद में बना है, तो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। तो इन्होंने भगवान शिव के पूजक थे, वैष्णव थे, कुछ शैव थे, तो शिव मंदिर बनवाया था, ऐसे याद रखना। आर्यभट्ट का जन्म स्थान क्या है? तो आर्यभट्ट पटना में जन्मे हुए थे। तो पटना आप जानते हैं विद्वानों की भूमि है, वहां पर बहुत सारे पाटिल पुत्र जिसको आज पहले जानते थे पटना जानते हैं, तो वहां पे इनका जन्म हुआ था। ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान क्या है? तो ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान जो है उज्जैन है। 75वां है, पंच सिद्धांतिका पुस्तक का लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका पुस्तक के लेखक जो है बराहमिहिर, जो ये गुप्त शासक काल में ही हुए हैं। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? बराहमिहिर। तो ये थे गुप्त साम्राज्य के प्रश्न। वैसे और सारे भी बहुत सारे प्रश्न इसमें बचे हुए हैं, लेकिन मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं क्योंकि मुझे ये अभी अंदाज नहीं कि आप लोगों को ये प्रश्न पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी ये सारी की सारी परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो आपका सेमेस्टर एग्जाम हो, बहुत सारी वैकल्पिक सेमेस्टर हो रहे हैं, चाहे वो आपका कोई कॉम्पिटिशन के एग्जाम हो, हर किसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर किसी और भी काल की सारी की हिस्ट्री की सभी मैं कोशिश करूंगा आपको वैकल्पिक प्रोवाइड करवाने की। तो इसी के साथ साथ थैंक यू।